ऐसे आप लोग उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे मॉडल पेपर 3 जो कि आपका विज्ञान का है। उसमें देखिए, इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ पूरे 50 के 50 नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो करवाऊंगा बिल्कुल सभी के सभी वीवीआई है। बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। है कि CO2 एक है, CO2 एक है। ऑप्शन देख लीजिए, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि लवण होता है कि अनिश्चित होता है। CO2 जल्दी बता दीजिए डियर स्टूडेंट कि CO2 क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका जो है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। CO2 जो होता है क्षारीय होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, और ये क्षारीय होता है। तो आपको ऑप्शन जो है बिल्कुल बी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका जो है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए आप लोग कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं अधातु के, वो क्या होते हैं। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अम्लीय। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है तीसरा प्रश्न कहता है कि कॉपर पाइराइड इसका अयस्क है। ऑप्शन देख लीजिए, तांबा का है कि लोहा का है कि सल्फर का है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए कॉपर पाइराइड जो है डियर स्टूडेंट, वो किसका अयस्क है? तो तांबा का है। किसका है? तांबा का अयस्क है। ठीक है, कॉपर बहुत। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आता रहूंगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन देख लीजिए, एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है कि कैथोड एवं एनोड दोनों पर होता है कि किसी पर भी नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो आपको होता है एनोड पर। किस पर होता है? एनोड पर होता है। ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एनोड पर। तो चलिए इस तरह से वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न कर रहा है पांचवा कि निम्नलिखित में जो है कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, C6H6 है कि C2H6 है कि C2H4 है कि C4H10 है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ही ऑप्शन जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है C4H10 होता है। C4H10 इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। हीरा एवं ग्रेफाइट समावयवी है कि समस्थानिक है कि धातु है कि कार्बन के अपरूप है। तो ये तो सब कोई जानता है डियर स्टूडेंट कि जो हीरा होता है एवं ग्रेफाइट होता है क्या होता है? कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कार्बन के अपरूप। ये वीवीआई आपका है, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है ना, ये सब तो वीवीआई ही थे लेकिन ये मोस्ट वीवीआई आपका है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है अगला प्रश्न सातवां नंबर कह रहा है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, CnH2n प्लस OH होता है कि CnH2n प्लस CHO होता है। और सी देख लीजिए, CnH2n प्लस COOH होता है कि CnH2n प्लस NH2 होता है। देखिए जल्दी बताइए, अल्कोहल किसको बोला जाता है? जो हम लोग शराब पीते हैं, शराब को अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो OH होता है। तो OH जो है ये आपका CnH2n प्लस OH, ये आपका राइट हो जाएंगे, बाकी सब बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन और जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कहता है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित जो है में से कौन सहसंयोगी है? तो कौन सहसंयोगी है? ऑप्शन देख लीजिए, CH4 यानी मीथेन है कि NaCl सोडियम क्लोराइड है कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है कि यहाँ पर देख लीजिए Na2O की डाई सोडियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो है सहसंयोगी किसको बोला जाता है? आपका जो हो जाएगा सहसंयोजी, यहाँ पर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन जो होते हैं सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है अगला कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन जो होता है
वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। कार्बन जो होते हैं अधातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? वोल्ट मीटर का जो होता है अल्पमापांक क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 0.5 वोल्ट होगा कि 0.05 वोल्ट होगा कि 0.005 वोल्ट होगा कि 0.005 वोल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कह रहा है आपका कि जो एक है, 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन करना है, यानी कि 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 को विभाजन करना है, यानी कि 1/20 हो गया आपका। अब जब भागा इसको दीजिएगा तो यहाँ पर ही जब 1 से लगाइएगा भागा तो लगेगा नहीं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ही जो 0 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट बैठेगा। ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा, है ना। अब 0 उतार दिए तो अब यहाँ पर भी 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर 20-25 कितना लगेगा? 100। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 0.0 वोल्ट 0.05 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कह रहा है मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है कि अग्नाशय। देखिए रक्त जो आपका उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है ना, रक्त उत्सर्जी अंग नहीं है, ये तो शरीर में दौड़ते चलता है भाई। श्वेत ग्रंथि भी नहीं है और अग्नाशय भी नहीं, तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वही क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जी अंग हो जाएगा, उत्सर्जी अंग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्सर्जी अंग। चलिए डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न आपका कहता है 12 नंबर कह रहा है निम्न प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ जो, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और जल है और क्लोरोफिल है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, कच्चा पदार्थ की आवश्यकता नहीं, तो क्या होती है? ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो हमको क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर को हम बढ़ते हैं। करें 13 नंबर कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी जो होती है, ऑप्शन देख लीजिए, धमनी होता है कि कोशिकाएं होती है कि केव होता है कि सीरा होता है? तो जल्दी बता दीजिए, शरीर में जो होता है सबसे छोटी रक्तवाहिनी होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेनाक्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बढ़ते क्रम के अग्रभार पर कि बढ़ती जड़ के अग्रभार पर कि फ्लोएम की संवाहिनी नलिकाओं पर कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बढ़ते तने के अग्रभार पर और बढ़ती जड़ के अग्रभार पर दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 15 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, पत्तियों के द्वारा होता है कि तने के द्वारा होता है कि फूलों के द्वारा होता है कि बीज के द्वारा? तो देखिए पुष्पी पौधे में तो पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदलता है? ऑप्शन देख लीजिए, पुंकेसर बदलता है कि स्त्री केसर बदलता है कि अंडाशय बदलता है कि बीज बदलता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए जो आपको है फूल का जो भाग होता है, फूल का जो भाग अंडाशय क्या होता है? अंडाशय जो होता है भाग वो क्या बदलता है? फूल में बदलता है। ठीक है, कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में होता है कि योनि में होता है कि फैलोपियन नलिका में होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन होता है आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फैलोपियन नालिकाओं में होता है। ठीक है ना, फैलोपियन नालिका में होता है। तो डियर स्टूडेंट 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्तमान में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है,
ऐसी संरचना को कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, समजात अंग होता है कि अवशेषीय अंग होता है कि समवृत्तीय अंग होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषी अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशोषी अंग हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि 19 नंबर कर रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक जो है वो मेडल के नियम को तुरंत खोज किया था, मतलब दोबारा खोज किया था, तो पुनः खोज किया था। तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कह रहा है कि समर्क ने किया था, कि लेमार्क ने किया था, कि डार्विन ने किया था, कि लिनियस ने किया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। समर्स ने किया था। समर्स ने जो था मेडल के नियमों को पुनः खोज किया था। ठीक है, कि जीन शब्द किसने प्रयुक्त किया था? जीन शब्द किसने प्रयुक्त किया था? जॉनसन ने किया था, कि लेमार्क किया था, कि मेडल किया था, कि ग्रिफिथ किया था? ग्रिफिथ किए थे। तो जीन शब्द जो किए थे वो प्रयुक्त किए थे कौन? जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने किए थे जो क्या? ग्रीन शब्द जॉनसन ने। ठीक है ना। अगला देखिए CFC है। CFC को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? CFC को, तो CFC को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न 22वां नंबर का चलते हैं। कह रहा है कोलीफार्म। कोलीफार्म क्या है? कोलीफार्म क्या है? वायरस है कि जीवाणु है कि यहाँ पर कवक हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, कोलीफार्म जो है क्या है? जीवाणु है। ठीक है ना, क्या है? जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, आपका दिया हुआ 23वां का। ये चिपको आंदोलन का 1970 ईस्वी में हुआ था, कि 1980 ईस्वी में हुआ था, कि 1985 में हुआ था, कि 1990 में हुआ था? तो 1970 ईस्वी को हुआ था। कि 9 ईस्वी को हुआ था, 1970 ईस्वी को चिपको आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी के समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। आवर्त सारणी 18 के समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। सक्रिय धातु होते हैं कि निष्क्रिय होते हैं, कि अति अति अक्रियशील तत्व होते हैं कि उपधातु होते हैं? तो देखिए आवर्त सारणी के 18वें समूह के स्थित तत्व कहे जाते हैं। आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जो मोटर गार्ड होता है, क्या होता है? मोटर गाड़ियों के चालक के सामने आगे लगा जो रहता है दर्पण, वो कौन सा होता है? तो आपका जो होता है समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने जो चालक के सामने लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हम चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन देख लीजिए, नीला होता है कि उजला होता है, कि लाल होता है, कि काला होता है? तो देखिए चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उस पर आकाश जो होता है कैसा प्रतीत होता है? तो काला होता है। क्या होता है? काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर ही आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 27वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। तो फोकस दूरी होती है क्या? धनात्मक ऋणात्मक होता है, कि ऋणात्मक धनात्मक होता है, कि धनात्मक ऋणात्मक होता है, धनात्मक धनात्मक होता है, कि ऋणात्मक ऋणात्मक होता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। ठीक है ना, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 28वां नंबर का रहा है कि स्पेक्ट्रम। क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है? सबसे ज़्यादा होता है आपका लाल रंग का होता है, कि पीला रंग का होता है, कि बैगनी रंग का होता है, कि हरा रंग का होता है? तो देखिए आपका जो होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है रंग वो क्या होता है? हाँ, बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सॉरी सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है 29वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र ने के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह है कॉर्निया है, कि परितारिका है, कि पुतली है, कि दृष्टिपटल? तो देखिए मानव नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए कहता है आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु ए है, दूसरी आवेशित वस्तु बी है।
को आकर्षित करता है। तो बी होगी, क्या होगा बी, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो जो बी होगा वो आवेशित होगा, क्या होगा, सॉरी, वो बी होगा आवेशित होगा कि उदासीन होगा कि उपयुक्त, तो दोनों में से एक होगा कि इनमें उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं होगा। तो देखिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो कि आपको वस्तु जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में से कोई एक होगा। या तो ए होगा आवेशित है, या होगा आपका बी आवेशित, या उदासीन होगा तो बी भी आवेशित उदासीन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं हम लोग प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 31वां नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र की में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ऑप्शन देख लीजिए, उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, कि निम्न विद्युत क्षेत्र के विभव की ओर, कि समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 31वां नंबर जो प्रश्न है उसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्न विभव के से, देखिए बी जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर क्या करता है, गति करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो डियर स्टूडेंट हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 100 वाट से 200 वाट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपका तंतु का जो प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन में देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 900 ओम हो जाएगा, कि 484 ओम हो जाएगा, कि 220 ओम हो जाएगा, कि 100 ओम हो जाएगा। तो देखिए आपका जो हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 484 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। ठीक है ना, 484। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न कहता है 33 नंबर कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ऑप्शन देख लीजिए, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि जूल होता है कि कूलम होता है। तो देखिए ये तो सबको ही पता है, सबको ही पता है कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। आपका ऑप्शन में जो है बी, सॉरी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कूलम। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न को जानेंगे हम लोग। डायनेमो, डायनेमो जो है क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सॉरी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अगल अगल इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो आपका डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन और जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी भी चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 35वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो होता है 7 आवर्त होते हैं। कितना होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन और जो हो जाएगा बिल्कुल ये राइट हो जाएंगे, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि एस एन सी एल है ऑक्सीकारक है, कि अवकरण है, कि अवकारक है, कि ऑक्सीकरण एवं मुकारक दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एसेंशियल है आपका क्या है, अवकारक है। क्या है, अवकारक है। ऑप्शन और जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवकारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि Fe2O3 प्लस A2Al अभिक्रिया जो है Al2O3 प्लस 2F है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि वियोजन अभिक्रिया है, कि विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो Fe2O3 जो है Al से अल्युमिनियम से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। यानी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अब ऑक्सीजन को अल्युमिनियम से अभिक्रिया करा दिया, और जो ये क्या है आपका आयरन जो है आयरन को विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। जमना कारण किस कारण के कारण जमता है। तो उपचयन अभिक्रिया के कारण जमता है, कि अपचयन के कारण जमता है, कि निर्जलीकरण के कारण जमता है, कि जलांश के कारण जमता है। देखिए आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जलता है तो जलांश के कारण, अधिकतर जो चीज़ जलती है जलांश के कारण जमता है। ठीक है ना,
नहीं आपका हो जाएगा अपचयन, नहीं उपचयन, नहीं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण ये मतलब कि जल, बिना जल से, अब जब जल डालिएगा कोई भी चीज़ में तब क्या हो जाएगा, जल जम जाएगा, तो आपका जलांश हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला साल्य विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री जो है पदार्थ जो होता है कौन होता है। ऑप्शन CaCl2 NH4 के ट्वाइस, CO3 NH3 CO3 NH3, और बी में दिया है NH4Cl NHCl COH के होल 2, सी में दिया हुआ है NHCl NH4 के ट्वाइस CO3 NH3, और डी में दिया है NHCl और NH3 और CaCO3। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। NaCl, ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और जो होता है NH3 यानी अमोनिया, और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड चाहिए और अमोनिया चाहिए और संगमरमर चाहिए, तब आपको बनेगा साल्य विधि से Na2CO3 के निर्माण बनेगा, ठीक है ना, यानी निर्माण होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 41 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर करा कौन अंतःस्रावी ग्रंथ, स्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन देख लीजिए, अग्नाशय है कि पीयूष ग्रंथि है कि अंडाशय है कि वृषण है। तो देखिए अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसे जो कार्य नहीं करता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहता है डियर स्टूडेंट, निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। कौन सा अंग है जो संवेदीग्राही नहीं है। आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है, ठीक है ना। दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है, बाकी सब संवेदीग्राही है, ठीक है। इसी चलते ये सब गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न कह रहा है ना, अगला प्रश्न क्या कहता है, समजात अंगों का उदाहरण नहीं है। समजात अंगों का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा देखिए, हमारा हाथ और कुत्ते का उप अग्रपाद, और उसके बाद दिया हुआ है कि हाथ, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी उपयुक्त सभी। तो देखिए समजात अंगों का उदाहरण जो होता है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, एक कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है। आँखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। देखिए चमड़ी का जो रंग है वो क्या है आपका वंशागत नहीं है। सॉरी, शरीर का आकार कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा डी सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर शरीर का आकार, शरीर का आकार। देखिए वंशागत का मतलब होता है क्या, वंशागत मतलब आप बड़ा है छोटा है तो आपके बेटा भी छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उससे आपके हाइट से ऊंचा हो सकता है, उसके बेटा भी उससे ऊंचा हो सकता है, आपको पोता से भी नीचा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। घास, गेहूं, आम। घास जो है गेहूं तथा आम, ये नहीं, घास जो है बकरी तथा मानव। ये जो घास जो होता है बकरी खाता है, अब बकरी को खाता है मानव। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर जो डी जो ऑप्शन और बी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। घास, बकरी तथा मानव, यही आपका जो है क्या कराता है आहार श्रृंखला को बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कचरा कौन है। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, और इनमें से कोई नहीं, और एक है थर्मोकोल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है अजैव निम्नीकरण कौन नहीं है, कचरा नहीं है, तो आपका हो जाएगा थर्मोकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्मोकोल, यानी प्लास्टिक जो होता है अजैव निम्नीकरण है, ठीक है ना। ये गलता नहीं है अब, ठीक है, कभी खत्म भी नहीं होगा ये। तो डियर स्टूडेंट आपका 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि और इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो कौन होता है आपका ऑप्शन और जो है आपका
ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो गंगा प्रदूषण के लिए उपदायी कौन है, ऑप्शन देख लीजिए। गंगा में मछली का पालन करना, कपड़ों में का धोना और रासायनिक अपशिष्टों का उत्सर्जन, और सिंह दिया है गंगा में अधजले सबका बहाना। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा में मछली का पालन, गंगा में मछली का पालन करिएगा तो गंगा की जो है प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपका जो है 49 नंबर प्रश्न, उसके बाद 50 नंबर प्रश्न, ये लास्ट दो को प्रश्न है। उसके बाद अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लोग क्या जाता है, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो है 49वां नंबर, सामान्य नेत्र में के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और दूरदृष्टि के लिए होता है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला कह रहा है मानव नेत्र, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है। तो दृष्टि पटल है, उसको रेटिना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सॉरी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाकी सब जितने हैं गलत हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।